हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अभिषेक सर और आज हिंदी की हमारी पहली क्लास है। जैसा कि इंट्रोडक्शन की क्लास में हम आप लोगों को बता ही चुके हैं कि ये जो क्लास है वो किस हिसाब से आगे बढ़ेगी। तो आज जो है हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में भाषा। हिंदी एक भाषा है, तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि सबसे पहले यही समझ लिया जाए कि भाषा क्या है या भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा जो है, आप समझ ही रहे होंगे कि भाषा जो है संवाद का माध्यम है। भाषा क्या है? भाषा संवाद का माध्यम है। संवाद मतलब बातचीत। संवाद का मतलब होता है बातचीत। या जिसे हम वार्ता भी कहते हैं। तो भाषा संवाद का माध्यम है। जिस प्रकार से आप भोजन करते हैं तो चम्मच से आप भोजन करते हैं, तो चम्मच खाने का माध्यम है। जब आप कहीं जाते हैं तो सफ़र करते हैं तो जिस साधनों का प्रयोग करते हैं, कार, बस इत्यादि, ये सभी चीज़ें माध्यम हैं, आपके सफ़र में सहयोग करती हैं। उसी प्रकार से जो भाषा है वो संवाद में सहयोग करती है। भाषा जो है संवाद का माध्यम बनती है। यानी कि जब आपको किसी दूसरे व्यक्ति से अपने मन के बातों को, विचारों को पहुंचाना होता है दूसरे तक, तो आप भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा को विचार विनिमय का साधन भी कहा जाता है। विचार विनिमय का अर्थात विनिमय का अर्थ होता है लेन देन। लेन देन किस चीज का? विचार का। विचारों के विनिमय यानी विचारों के एक्सचेंज का, विचारों के एक्सचेंज का जो साधन है वो क्या है? वही भाषा है। भाषा विचार विनिमय का साधन है, भाषा संवाद का माध्यम है। जैसे सिर हिलाना, आप सिर हिलाकर भी संवाद करते हैं। आप किसी से संवाद जब करते हैं, अपनी मन के जो विचार हैं सामने वाले तक पहुंचाते हैं, तो केवल शब्दों का ही सहारा नहीं लेते। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे आप विचार विनिमय करते हैं। जैसे कि निमंत्रण पत्र हुआ, आपके घर में किसी प्रकार का आयोजन है, पूजन है, तो आप क्या करते हैं? निमंत्रण पत्र छपवाते हैं। वह मुद्रित होता है और सामने वाले तक आप अपने जो निमंत्रण है, आप अपनी जो विचार हैं उसको संप्रेषित करते हैं मुद्रित रूप में, लिखित रूप में। तो निमंत्रण पत्र भी आपका एक संवाद का माध्यम है। जैसे बहुत से गांव में, घरों में लोग हल्दी हुआ, सुपारी हुआ, इलायची हुआ इत्यादि बांटकर भी संवाद स्थापित करते हैं। जैसे आपके घर में किसी प्रकार का पूजन हुआ तो बहुत लोग जो है तुलसी दल यानी कि तुलसी के पत्ते को भी दूसरे के घरों में पहुंचाकर निमंत्रित करते हैं। तो वह भी एक विचार विनिमय का माध्यम है। रेलवे गार्ड, रेलवे चालक, रेल जो चलाता है, रेलगाड़ी, रेल चालक को, उन दोनों के बीच में जो विचार विनिमय होता है वह झंडियों के माध्यम से होता है, रंगों के माध्यम से होता है। वहाँ पर आपकी कौन सी इंद्रिय जो है लगी हुई है? वहाँ पर आपकी दृग इंद्रिय यानी कि आपकी आंखें, यानी कि देखकर, यानी कि झंडियों के माध्यम से दो लोग आपस में विचार विनिमय कर रहे हैं। और भी अन्य साधन हैं, जैसे कि हाथ से संकेत, करतल ध्वनि, करतल ध्वनि यानी कि ताली बजाकर, आंख टेढ़ी करना, आंख मारना, दबाना, खांसना, मुंह बिचकाना, बहुत से सारे ऐसे ढंग हैं जिसके माध्यम से आप विचार विनिमय करते हैं। जब कोई चोर है, कहीं चोरी करने जा रहा है मान लीजिए, तो वो सामने वाले को बोलकर या तो इशारों में बताएगा, बोलकर तो बात नहीं करेंगे वे। तो एक चोर दूसरे चोर को छूकर, उसकी हाथों को दबाकर इशारा करता है। जब भी आप कहीं किसी स्थान पर छुप कर जाते हैं तो वहाँ पर आप क्या करते हैं? वहाँ पर आप दूसरे माध्यम, दूसरे तरीके ढूंढते हैं जिसके माध्यम से आप अपने विचार विनिमय करें। यानी कि जो आपके मन में बातें हैं, जो आपके मन मस्तिष्क में बातें चल रही हैं, उसको आप सामने वाले तक कैसे पहुँचाएं। तो उसके लिए जो माध्यम का काम करता है
वह है भाषा। उस माध्यम को भाषा कहते हैं। तो भाषा संवाद का माध्यम है, विचार विनिमय का माध्यम है। गहरी सांस लेना भी कह रहे हैं कि आप किसी को, जैसे आप कहीं गए कपड़े खरीदने, तो वहाँ पर आपको कोई चीज़ पसंद आ गई, तो आप वहाँ पर पसंद आ गई तो आप कह रहे हैं बहुत बढ़िया पसंद आ गई। तो आप अपने चेहरे के भाव से, एक्सप्रेशन से भी अपने विचारों को सामने वाले तक पहुँचाते हैं। जैसे और कोई आप मान लीजिए कि किसी भी प्रकार का आपने पेय पदार्थ लिया और आपने उसको पिया, तो आपको बहुत कड़वा लगा, तो आपने अपने चेहरे की बनावट से मुंह बिचका कर कहा कि नहीं, तो सामने वाले को आपको कहने की जरूरत नहीं है, वाग इंद्रिय का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, वाणी के प्रयोग की जरूरत नहीं है। आप अपने चेहरे के हाव भाव से ही अपने विचार को सामने वाले तक पहुंचा रहे हैं। जैसे आप किसी को खांस कर भी इशारे दे सकते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। जैसे स्वाद तथा गंध के माध्यम से भी, यानी कि यदि पहले से आप तय कर लें, यानी कि पहले से अगर निश्चित हो, पहले से आप दो लोग पहले से ही तय कर लिए हैं, बात एकदम तय है कि इसी प्रकार से हम लोग आपस में विचार विनिमय करेंगे, एक दूसरे की बात समझेंगे। जैसे कि यदि मैं काफ़ी पिलाऊं तो समझ जाना कि मेरे पास समय है, तुम्हारा काम करूंगा, किंतु यदि चाय पिलाऊं तो समझ जाना समय नहीं है, काम नहीं करूंगा। यानी कि यहाँ पर स्वाद के माध्यम से काफ़ी आपके जीवा पर पड़ेगी तो आपको काफ़ी का स्वाद मिलेगा, तो आपको ये समझ जाना है कि सामने वाले के पास समय है, वो काम करेगा। लेकिन अगर सामने वाला आपको चाय पिलाए तो आपको समझ जाना है कि उसके पास समय नहीं है। यहाँ पर भी विचार विनिमय हुआ, विचारों का लेन देन हुआ। सामने वाले ने अपनी बातें, अपनी मन मस्तिष्क में जो भी उसकी बातें थी आप तक संप्रेषित कर दिया, आप तक पहुंचा दिया। तो स्वाद भी एक माध्यम बन गया। अब बात करें गंध की, तो यदि मेरे कमरे में गुलाब की अगरबत्ती जलती मिले तो समझ जाना कि तुम्हारा काम हो गया। गुलाब की अगरबत्ती यानी कि गुलाब की अगरबत्ती यानी कि गंध, यानी कि अगर गुलाब की खुशबू आए कमरे से तो समझ जाना कि क्या हो गया, तुम्हारा काम हो गया। और अगर चंदन की अगरबत्ती जलती मिले तो समझ जाना कि काम नहीं हुआ। पता कैसे चलेगा कि गुलाब की अगरबत्ती जली है कि चंदन की? तो ये किस प्रकार से आप गंध के माध्यम से भी, स्वाद के माध्यम से भी संवाद स्थापित कर सकते हैं, यदि पहले से बातचीत हो रखी हो। भाषा के और भी तरीके हैं, जैसे पांचों ज्ञान इंद्रिय जो हैं आपकी, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जैसे कि गंध इंद्रिय है, यानी कि गंध इंद्रिय यानी आपकी नासिका का प्रयोग, यानी कि जैसे कि हम लोगों ने अभी पिछले उदाहरण में देखा कि अगर पहले से तय हो तो भी आप गंध इंद्रियों के प्रयोग से भी, स्वाद इंद्रिय जिसमें काफ़ी पिलाकर सामने वाले को आप इंगित कर दे रहे हैं, सूचित कर दे रहे हैं, सांकेतिक ही है पर आप अपने विचारों को सामने वाले तक पहुंचा पा रहे हैं। स्पर्श इंद्रिय की बात करें, यानी आप अगर किसी ने आपको पिंच कर लिया, हाथ को आपको, आपके हाथों को दबाकर आप अपने बगल वाले दोस्त को इशारा करके बताते हैं कि मैम आ गई, सर आ गए, आप अपनी क्लास में, अपनी कक्षाओं में, तो ये भी किसी न किसी माध्यम से आपके विचारों का विनिमय है। दृग इंद्रिय यानी कि आप जब देखते हैं, तो अभी बात किए थे कि रेलगार्ड जो है हरी झंडी दिखाता है, लाल झंडी दिखाता है, और रेल चालक उसके जो हाव भाव हैं, हरी झंडी दिखा रहा है तो रेल चालक क्या करता है, उसके अपने दृग इंद्रिय यानी आँखों से देखकर हरे रंग को या लाल रंग को, उसके विचार विनिमय दोनों लोग आपस में करते हैं। कर्ण इंद्रिय की बात करें, यानी कि कानों से वक्ता बोलता है, यानी कि जो बोलता है, और श्रोता यानी सुनने वाला, श्रोता सुनकर विचार या भाव को ग्रहण करता है। तो ये पांचों ज्ञान इंद्रियों का भी प्रयोग हम करते हैं अपने विचार विनिमय में, संवाद में। जैसे कि बहुत ही अच्छा उदाहरण है, बिहारी जी के पात्र हैं, वो दोनों आपस में किस प्रकार बातचीत कर रहे हैं, आपस में किस प्रकार संवाद कर रहे हैं, इसका बहुत ही अनूठा उदाहरण है। तो आप लोग इसको एक बार ध्यान से देखिए। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयनन ही सो बात। यानी कि सारी बातें आंखों ही आंखों में,
इशारों में ही हो रही हैं। जैसे एक गाना भी है ना कि इशारों इशारों में दिल लेने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहाँ से। और आजकल गाने भी हैं, नैनों की बात नैना जाने रे, यानी कि आंखों के माध्यम से भी हम संवाद स्थापित करते हैं। उसका बहुत ही अनूठा उदाहरण बिहारी जी के दोहे आप देखिए। कहत नटत रीझत खीझत, दो पात्र हैं बिहारी जी के, वे आपस में संवाद स्थापित कर रहे हैं। तो कोई आयोजन है किसी प्रकार का, वहाँ पर पूरा जो माहौल है, पूरा जो भवन है भरा हुआ है, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जो बिहारी जी के दो पात्र हैं वो आपस में संवाद कर रहे हैं। एक पात्र समझ लीजिए कि प्रेमिका है, दूसरा प्रेमी है उसका, दोनों आपस में संवाद स्थापित कर रहे हैं। कहत नटत रीझत खीझत, यानी कि आंखों ही आंखों में वो कह रहा है, और आंखों में ही मान लीजिए सामने वाला उसको बाहर चलने के लिए, मिलने के लिए प्रेरित कर रहा हो, कह रहा हो, तो वो किस प्रकार से आंखों से ही कह रहा है। कहत नटत, नटत मतलब सामने वाला इनकार कर रहा है, नाटक कर रहा है। रीझत यानी कि रीझना, थोड़ा सा उसमें रीझपन है, यानी आंखों से ही, आंखों के ही भाव से, चेहरे के एक्सप्रेशन से, आंखों से ही वो सारी बातें कैसे कर रहे हैं। खीझत, सामने वाला जब आपको कोई बार बार, आप किसी बात को मना कर रहे हैं और सामने वाला बार बार आपको किसी कार्य के लिए प्रेरित कर रहा है, तो आप में एक खींच आना स्वाभाविक है। तो वो समझ लीजिए कि प्रेमी अपनी प्रेमिका को क्या कर रहा है, बार बार कह रहा है कुछ, और वो खींच रही है। मिलत खिलत लजियात, आंख मिल रही हैं, आंखें खिल रही हैं और आंखें शर्मा रही हैं। आंखें मिल रही हैं, आंखें खिल भी रही हैं एक दूसरे को देखकर, और शर्मा भी रही हैं। भरे भवन में करत हैं नैनन ही सो बात, नैनन ही सो बात, यानी कि पूरा भवन भरा हुआ है, और नैनन मतलब आंखों से, आंखों से ही सारी बातें हो रही हैं। ये दोहा जो है बहुत ही अनूठा उदाहरण है। परिभाषा देखें तो अपने व्यापक रूप से तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं। क्या कह रहे हैं, व्यापकतम रूप से। ये जो परिभाषा है ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की परिभाषा है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी का जो मत है, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भाषा के विषय में कहते हैं कि अपने व्यापकतम रूप से तो भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं तथा अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। जिसके माध्यम से सोचते हैं तथा विचारों को क्या करते हैं, हम व्यक्त करते हैं। किंतु भाषा विज्ञान में हम जिस भाषा का अध्ययन विश्लेषण करते हैं वह इतनी व्यापक नहीं है, यानी कि उसमें हम उन सभी साधनों को नहीं लेते जिनके द्वारा विचारों को व्यक्त करते हैं, और न उसे लिया जाता है जिसके द्वारा हम सोचते हैं। भाषा उसे कहते हैं जो बोली और सुनी जाती है, और बोलना भी पशु पक्षियों का नहीं, बोलना भी पशु पक्षियों का नहीं, गूंगे मनुष्यों का भी नहीं, केवल बोल सकने वाले मनुष्यों का। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी भाषा के प्रसंग में ये अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। जो कुछ भी बोला जाए वो भाषा है, यानी जहाँ पर वाणी का प्रयोग हो, वाग इंद्रिय का प्रयोग हो, वह भाषा है। अपने व्यापकतम रूप में भाषा की बात करें तो पशु पक्षियों की भी भाषा है। पशु पक्षियाँ चहचहाते हैं, लेकिन उनकी भाषा में केवल उनके मनोविकार, दुख सुख पीड़ा इत्यादि को ही वो एक दूसरे से, आप उनकी जो भाषा है, जो वाग इंद्रियों से वो ध्वनियाँ निकालते हैं, आप केवल उनके मनोविकार ही समझ सकते हैं। हर एक प्रकार की जो भाव उनके मन में कहते हैं तो वो आप तक नहीं पहुंच सकते। या ये भी हो सकता है कि पशु पक्षियों का जो मस्तिष्क है, कुछ का होता है उतना विकसित लेकिन कुछ का नहीं होता है, तो आप तक वो सारे भाव उतने नहीं बनते हैं जो आप तक वो पहुंचाने के प्रयास भी करें। अन्य परिभाषाएं देखें तो जो भाषा है वो शब्द संस्कृत भाष, संस्कृत की भाष,
धातु, किसी शब्द का जो मूल रूप है उसे धातु कहते हैं। तो भाषा शब्द संस्कृत की भास धातु से निर्मित है, यानी कि बना हुआ है, जिसका अर्थ है बोलना। भास का अर्थ है बोलना या कहना। तो भाषा जो शब्द ही है वो भास धातु से बनी है, और उस धातु का अर्थ ही है बोलना या कहना। तो इस हिसाब से भाषा वह है जिसे बोला जाए, भाषा वह है जिसे बोला जाए। प्लेटो ये जो विचार है अपना, वो अपनी रचना, प्लेटो ने अपनी ये जो विचार है, ये सोफिस्ट, उनकी एक रचना है सोफिस्ट। सोफिस्ट में विचार और भाषा, विचार और भाषा विषय पर चर्चा करते वक्त उन्होंने अपनी रचना सोफिस्ट में ये बातें कही हैं। उनके हिसाब से विचार और भाषा में बहुत ही सूक्ष्म अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। उनका कहना है विचार आत्मा की क्या है? विचार आत्मा की मूक या अध्वन्यात्मक बातचीत है। जो विचार है, जो हमारे मन में बातें उठती हैं, वो भी क्या है? जो हमारे मन में बातें उठती हैं वो भी क्या है? बातचीत है। लेकिन किसकी बातचीत है? वो है आत्मा की बातचीत। और वो बातचीत कैसी है? मूक है, जिसको आप म्यूट कहते हैं, म्यूट है, अध्वन्यात्मक है, साउंड नहीं है। विचार आत्मा की अध्वन्यात्मक बातचीत है। ये 2 बार हो गया है। पर वही जब ध्वन्यात्मक होकर, वही विचार जब ध्वन्यात्मक होकर होठों पर प्रकट होती है तो उसे भाषा, तो उसे हम भाषा की संज्ञा देते हैं। यानी कि जो मनः मस्तिष्क में जो हमारे विचार चल रहे हैं, जो अध्वन्यात्मक हैं, जिनमें किसी प्रकार का साउंड नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, वो जो विचार है प्लेटो के हिसाब से वो आत्मा की मूक बातचीत है, अध्वन्यात्मक बातचीत है। और वही बातचीत जब होठों पर आकर होठों से प्रकट होती है तो उसे ही हम भाषा कहते। ये प्लेटो के विचार थे। आगे कामता प्रसाद गुरु का क्या मत है, क्या विचार है भाषा की परिभाषा पर, भाषा को लेकर। कामता प्रसाद गुरु को हिंदी का पाणिनि भी कहा जाता है, हिंदी का पाणिनि। पाणिनि के बारे में आपको परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। पाणिनि जो है संस्कृत के वैयाकरण हैं। इनकी रचना बहुत ही प्रसिद्ध है, उसका नाम है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पाणिनि की रचना है। ये लौकिक संस्कृत का ये जो है लौकिक संस्कृत का व्याकरण, पहला व्याकरण। तो उसी हिसाब से हिंदी का जो पहला व्याकरण है, कामता प्रसाद गुरु ने हिंदी व्याकरण नाम से हिंदी का पहला व्याकरण जो है संगठित व्यवस्थित व्याकरण लिखा, इसीलिए इनको जो है हिंदी का पाणिनि भी कहते हैं। इनका क्या मत है? इनका मत है भाषा वह साधन है, भाषा एक साधन है, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है। भाषा साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरों पर भली भांति प्रकट कर सकता है और दूसरों के विचार आप स्पष्टतया समझ सकता है। अपने विचारों को दूसरों तक जिस माध्यम से आप प्रकट कर सकते हैं, दूसरों के विचार आप स्वयं समझ सकते हैं, वह साधन, वह जो माध्यम है, वही भाषा। ये परिभाषा छोटी क्लासेस में आप अक्सर पढ़े होंगे कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं, दूसरे के विचार हम समझ सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं। ये कामता प्रसाद गुरु की परिभाषा है, उनके विचार हैं।
मनुष्य के कार्य उसके विचारों से उत्पन्न होते हैं और इन कार्यों में दूसरों की सहायता अथवा सम्मति प्राप्त करने के लिए उसे वे विचार दूसरों पर प्रकट करने पड़ते हैं। यानी कि मनुष्य के जो भी कार्य हैं उसके विचारों से उत्पन्न होते हैं। जो भी आदमी काम करता है वो जैसा सोचता है वैसा काम करता है, और इन कार्यों में दूसरों की सहायता अथवा सम्मति प्राप्त करनी होती है। यानी कि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें आपको दूसरों की हेल्प लेनी होती है, या तो दूसरे के सम्मति यानी कि सहमति की जरूरत पड़ती है। तो उसके लिए अपने विचारों को दूसरों पर प्रकट करने पड़ते हैं। भाई आपके मन में कुछ बात है, आप सामने वाले से कहेंगे नहीं कि मुझे एक गिलास पानी चाहिए, आप अपनी बात दूसरे तक पहुंचाएंगे नहीं, तो आपकी सहायता कैसे करेगा? तो दूसरों पर प्रकट करने पड़ते हैं। तो जगत का अधिकांश व्यवहार बोलचाल अथवा लिखा पढ़ी से चलता है। ये कामता प्रसाद गुरु की विचार हैं, उनके विचार हैं। तो भाषा जगत के व्यवहार का मूल है। इसके पहले हम लोगों ने डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के विचार मत देखा भाषा पर, भाषा के संबंध में कि भाषा क्या है। दोनों हिंदी के बहुत ही प्रसिद्ध वैयाकरण हैं, यानी कि व्याकरणाचार्य हैं। सेवा समाप्त। आज की कक्षा यहीं तक थी। इस क्लास में हम लोगों ने जो जाना वो क्या समझा? भाषा क्या है? भाषा एक संवाद का माध्यम है। संवाद यानी कि बातचीत, संवाद यानी कि वार्ता, उसका जो माध्यम है वही है भाषा। और भोलानाथ तिवारी जी ने स्पष्टता कह दिया है कि बोलना भी पशु पक्षियों का नहीं, गूंगे मनुष्यों का भी नहीं, बोल सकने वाले मनुष्यों की भाषा। तो जो रेलवे गार्ड झंडी दिखा रहा है, जो सांकेतिक भाषा में आप बात कर रहे हैं दूसरे से, किसी भी प्रकार का संकेत देकर, वह सब भाषा के अंतर्गत नहीं आती जो हम भाषा विज्ञान में जिसका अध्ययन विश्लेषण करते हैं। किसी भी प्रकार का कथन इस बात से संबंधित अगर आए आपकी परीक्षाओं में, तो आपको याद रखना है कि भाषा वह जो बोल सकने वाले मनुष्यों की भाषा है, जिसमें सामने एक व्यक्ति बोलता है, वक्ता बोलता है और दूसरा व्यक्ति सुनता है, समझता है। तो इसी के साथ ये क्लास आप सभी को सौंपते हैं। आप सभी को उम्मीद है ये पूरा जो सेशन है बहुत ही अच्छा लगा होगा, बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे आप लोग। और अगर आप लोगों को पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो सपोर्ट में जो है आप इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत ही ज़्यादा आपको पसंद आए तो शेयर भी करिए और अपने अपने स्टेटस पर भी लगाइए, दूसरों तक पहुंचाइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।